हेलो दोस्तों, 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक सबसे बड़ी नई अपडेट आई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी चले गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट एकल आरक्षण को लागू करेगा। 68 वाली सूची क्या सभी बाहर होंगे? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो भी अनरिजर्व के अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उनकी याचिका वहाँ लिस्टेड हो चुकी है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों एकल आरक्षण का। तो इसको आपको जानना पड़ेगा कि एकल आरक्षण आखिर होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक मुद्दे की सुनवाई में, जो कि यूपी सरकार के ही खिलाफ था, उसमें कहा था कि आरक्षण का लाभ कई स्तर पर नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अगर आपको आरक्षण देना है तो आप एक ही स्तर पर दीजिए। बार बार हर स्तर पर आरक्षण देने से वो मल्टीपल लेयर में आरक्षण हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। इसी आधार पर बच्चे जो भी अनारक्षित के चयनित थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इस समय, ठीक, ताकि लिस्ट को भी सुरक्षित किया जाए। तो उदाहरण के साथ समझते हैं कि ये एकल आरक्षण कैसे प्रभावित करता है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई एक अभ्यर्थी है जो प्री परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए आरक्षण कोटे का उपयोग करता है, अगर वो आरक्षण कोटे से प्री पास हुआ तो मुख्य और फाइनल सिलेक्शन में उसे अपने कोटे में ही रखा जाएगा, भले उसने मुख्य में चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो। अब जैसे एक बार उसने अगर आरक्षण का लाभ ले लिया तो वो यूआर की सीट पर ओवरलैप नहीं कर सकता। अगर उसे प्री के बाद मेंस में भी आरक्षण का लाभ मिल गया तो ये दोहरा आरक्षण हो गया। अगर फाइनल सिलेक्शन में भी आरक्षण मिल गया तो ये तीसरे लेयर पर आरक्षण हो गया। तो 3 लेयर 2 लेयर को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक लेयर एकल आरक्षण होना चाहिए, एक ही बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब मान लेते हैं कि रमेश एक ओबीसी कोटे के हैं और पीसीएस के प्री में इनको 123 नंबर मिला और वहाँ यूआर की कटाव 140 थी और ओबीसी की 120। अब ऐसे में तो इनको ओबीसी वाली सीट पे ये क्वालिफाई हो गए और मुख्य परीक्षा में यूआर की कटाव 700 है, ओबीसी की 600 और रमेश को 720 नंबर भी मिल गए, तब भी वो उसे ओबीसी के कोटे में ही रखा जाएगा। क्योंकि अगर उसने जिस स्तर पर पहले ही स्तर पर अगर एक बार कोटे का लाभ ले लिया तो अंत तक वो कोटे में ही रहेगा, वो उसको छोड़ नहीं सकता। ये होता है दोस्तों एकल आरक्षण। किंतु हाई कोर्ट की डबल जजेस की बेंच ने शिक्षक भर्ती में टेट को और सुपर टेट दोनों को ही पात्रता परीक्षा माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुणांक के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो ये दोनों पात्रता परीक्षा हैं। लेकिन सिंगल जजेस बेंच ने टेट को ही बस पात्रता परीक्षा माना। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट टेट को पात्रता परीक्षा मान ले तो दिक्कत नहीं होगी, पर अगर उसे लेवल 1 पर आरक्षण मान लिया तब ये समस्याएं आएंगी और आरक्षित अभ्यर्थियों का व्यापक तौर पर नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा इसको भी हम जानेंगे, ताकि ये क्लियरिटी रहे। मान लीजिए कि जो एक रैंक का अभ्यर्थी जिनका हम लोगों ने उदाहरण पिछले वीडियो में लिया था, उनका गुणांक 106 है, सुपर टेट में उनके 141 नंबर है और टेट में उनके 88 नंबर है। ऐसे में पहले चरण में ही इन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया। अब चूंकि इनकी गुणांक तो यूआर से बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी गुणांक है, लेकिन इसके बावजूद इनको अपने कोटे में ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर एकल आरक्षण लागू हुआ तो इनको अपने कोटे में ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर ये अपने कोटे में रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि जब ये अपने कोटे में जाएंगी तो चूंकि वहां पहले कट ऑफ कम थी, अब ये 106 नंबर के कट ऑफ लेके जब अपने कोटे में जाएंगी तो अपने कोटे की कट ऑफ को तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। कट ऑफ का तो बढ़ना लगभग तय है। अगर वो जब कट ऑफ बढ़ेगा तो जहां ये यूआर में जो पद खाली होंगे वो भी भरेंगे, तो इस बात है कुछ लोग और सेफ होंगे 34,589 के बाद भी। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई अभ्यर्थी टेट में 91 नंबर पाए, सुपर टेट में 96-95 हो तो अपने कोटे में रहेगा, क्योंकि इतना गुणांक नहीं हो पाएगा कि वो ओवरलैप कर पाए। पर टेट में 90 नंबर से कम हो और सुपर टेट में 140 ही क्यों ना हो जाए, वो अपनी श्रेणी में ही रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट एकल आरक्षण को लागू करती है। तो कितना बड़ा संकट आने वाला है, कितना बड़ा संकट होगा आरक्षित वर्ग के लिए, ये तो देखने की बात होगी। पर जो नुकसान होगा वो कितनी सीटों पर, कितने लोगों पर लागू होगा। तो अगर एकल आरक्षण लागू होता है तो 2 से 3 हजार लोग 34,589 से ऊपर जो यूआर में क्वालिफाई थे निकलकर अपने कोटे में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अपने कोटे की कट ऑफ को ही बढ़ा देंगे, जो पहली कट ऑफ जो मूल सूची में थी। लेकिन 6-7 हजार जनरल जो हैं वो भी बाहर निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा नुकसान कम होगा। लेकिन हाँ, जब कोई आरक्षित जो उससे ऊपर है, 69 से ऊपर गुणांक है, वो वहाँ से निकलकर जब अनारक्षित में जाए, आरक्षित सीट में जाएगा तो गुणांक तो बढ़ेंगे। ऐसे में हम मान लेते हैं एक फौरी तौर पर कि 5 से 6 हज़ार तो सामान्य के अभ्यर्थी बाहर जा रहे हैं। अब इसमें से सभी बाहर नहीं जाएंगे, इसमें से लगभग 3 से 4 हज़ार तो उस सीट पर चले जाएंगे जहाँ से ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो एकल आरक्षण के कारण निकलकर अपने कोटे में जाएंगे। तो 2 से 3 हज़ार सामान्य के अभ्यर्थियों का भी इसमें फायदा हो सकता है अगर एकल आरक्षण सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। वहीं
जब ये उसमें जाएंगे जो कि आरक्षित वर्ग के हैं और अपनी श्रेणी में जाएंगे, तो अपनी श्रेणी कट ऑफ को जैसे ही वो बढ़ाएंगे, तो जो तीसरी सूची है उसमें भी लगभग 2000 तक कोटे के लोग चयनित हुए हैं, आरक्षित लोग चयनित हुए हैं। अब जो आरक्षित उसमें कोटे के अंतर्गत चयनित हुए हैं 2000 से लेके 2500 तक वो संख्या है। आप लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आप लिस्ट में केवल ओबीसी, एससी या एसटी लिख के सर्च करेंगे तो नंबर साफ वो ऊपर दिखा देगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण लगभग 3000 लोगों का जो कि तीसरी सूची से हैं वो तो अंदर हो जाएंगे। फिर चौथी सूची का क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों अब खड़ा है, चौथी सूची या 6800 जो पद हैं उनका क्या होगा? सबसे मतलब अब तो पहले ये लग रहा था कि नई सूची बनेगी, सभी शामिल हो जाएंगे, पर अब स्थिति बदल चुकी है। यही कारण है कि चयनितों ने शासन को पत्र लिखा था कि आप समझौता कर लीजिए, आप हमें अंदर करिए और बाकी किसी को बाहर मत करिए। आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर पर कितना भरोसा किया जाए ये तो ठीक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी छाप देते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन हाँ ये सत्य है क्योंकि लगभग सभी न्यूज़ पेपर ने इसको अपने यहाँ पर रखा है, अपने पर छापा है। तो इन्होंने कहा था, जो इनके पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह, इन्होंने कहा था कि आप समझौता कर लीजिए और हमें अंदर ले लीजिए, बाकी किसी को बाहर मत करिए। ये अच्छा भी प्रस्ताव है, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब तो ये मामला हाई कोर्ट में है। एकल आरक्षण लागू नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन 34,589 के बाद 5 से 6,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे अगर नहीं लागू हुआ तो। ऐसे में तीसरी सूची से सभी आरक्षित तो आ जाएंगे क्योंकि वो 2000 से 2500 है, और चौथी सूची से केवल 2000 से 3000 ही चयनित इसमें आ पाएंगे। तो यहां भी चौथी सूची पूर्णतः सुरक्षित तो नहीं होने वाली है। अब चौथी सूची का होगा क्या? तो इसमें चयनित 6800 में से केवल 3000 अधिकतम गुणांक वाले ही नई सूची में आएंगे। ये हम एकल आरक्षण लागू न होने पर बता रहे हैं। केवल 3000 ही नई सूची में आएंगे, क्योंकि तीसरी लिस्ट वाले अभ्यर्थी भी तो उनसे ज़्यादा गुणांक वाले हैं, तो वो पहले आ जाएंगे। तो अब संकट गहरा चुका है कि क्या होगा। और समायोजन और चौथी लिस्ट, क्या चौथी लिस्ट का समायोजन होगा? देखिए दोस्तों, चौथी लिस्ट का समायोजन लगभग असंभव है, क्योंकि अभी उनको ज्वाइन भी नहीं कराया गया, उन्होंने सर्विस शुरू ही नहीं की है। तो जब आपने सर्विस शुरू नहीं की तो आपका समायोजन बनने का आधार व्यापक नहीं है, बहुत छोटा सा आधार है। तो ये तो असंभव है कि ये इनका समायोजन हो। अब तीसरी लिस्ट 6996 का क्या होगा बिना समायोजन? तो इसमें जो भी आरक्षित हैं वो तो चयनित हो जाएंगे, क्योंकि जब यूआर बाहर होगा तो वो वहाँ चयनित हो जाएंगे, किंतु बाकी जो सामान्य के अभ्यर्थी उनको तो बाहर जाना पड़ेगा। अब समायोजन होगा तीसरी लिस्ट का। योगी सरकार ने समायोजन के लिए तो योजना बना ली है, और चूंकि वो तीसरी लिस्ट वाले पहले से नियुक्त हैं तो इनके समायोजन का व्यापक आधार है और ये समायोजित भी होंगे। इनका समायोजन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि समायोजित किया जाए। अब क्या दूसरी लिस्ट आएगी? अगर जो नई सूची आ रही है, क्या इसके बाद भी एक सूची और आएगी? तो दोस्तों, पहली मूल सूची में 6996 पद खाली रह गए, इसमें भी वो जुड़ेंगे तो फिर इसमें 6996 पद खाली रहेंगे या इससे ज़्यादा ही रहेंगे। हम इसको 7000 मान लेते हैं। तो ऐसे में 69,000 में से अगर 7000 पद खाली रह गए तो दूसरी सूची तो आनी ही आनी है। अब इसमें कौन हो सकता है दूसरी सूची में? अभी हमने पिछले बार जो बाहर किया था वो पहली सूची के आधार पर, अब दूसरी सूची में कौन आएगा? तो इसमें तो दोस्तों मूल सूची से निकलने वाले सामान्य के सभी अभ्यर्थी आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मूल सूची, मैं तीसरी सूची की बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के जो चौथी सूची से बाहर जाएंगे 2000 अभ्यर्थी वो आ जाएंगे, और एससी के 1000। लेकिन ये तभी आएंगे जब दूसरी सूची बनेगी, वो भी वर्गवार। और दूसरी लिस्ट की जो कट ऑफ होगी, ये मेरे हिसाब से, चूंकि पहली लिस्ट में सामान्य की 69.25 से लेके 69.50 तक, तो इसमें 68 से 68.5, ओबीसी 64 से 65, एससी कट ऑफ 58 से 59 तक जा सकती है, और एसटी में तो आपको पता है जो भी क्वालिफाई है वो सेलेक्ट होगा। धन्यवाद।